आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। पुलवामा हमले के बाद भी घाटी में सुरक्षा बलों के जवानों के शहीद होने का सिलसिला लगातार जारी है। कल कुलगांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन जम्मू का एक लाल अमन ठाकुर भी इस मुठभेड़ में शहीद हो गया है, जिसे आज उसके पैतृक घर में अंतिम विदाई देने के लिए लोगों का रेला सड़क पर निकल आया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए। श्रद्धांजलि के लिए भारी संख्या में लोग उमड़े हैं उनके पैतृक गांव में। परिवार वालों का बुरा हाल है रो रो कर। तो ये भीड़ आप देख सकते हैं। पुलवामा हमले के बाद शहादत का सिलसिला लगातार जारी है। सुरक्षा बलों के साथ लगातार आतंकवादियों की मुठभेड़ चल रही है। कुलगांव में आतंकवादियों से मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को तो सुरक्षा बलों ने मार गिराया, लेकिन साथ ही हमारा भी नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी अमन ठाकुर शहीद हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अजय, हालांकि आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी है, लेकिन नुकसान हमारा भी हो रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं और बहुत दुखद खबर है ये कि कल जब एनकाउंटर चल रहा था उसी दौरान ये खबर आई कि अमन ठाकुर जो कि इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, एसओजी ग्रुप के जो कि एक आतंकवादियों के खिलाफ विशेष दस्ता है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसको लीड कर रहे थे। और उसी दौरान जब एनकाउंटर में सबसे आगे ये मोर्चा संभाले हुए थे, उसी दौरान आतंकियों की गोली जो है आकर इनको लगी, हेड इंजरी हुई, जिसमें ये जख्मी हो गया अमन। और उसके बाद तुरंत इनको हालांकि वहां से इवैक्यूएट किया गया, अस्पताल ले जाया गया, मगर इन्होंने शहादत जो है इसमें पाई है। आपको बता दूं अमन जो है वो बेसिकली डोडा से रहने वाला है और उसके बाद वो अमन जो है वो जम्मू शिफ्ट हो गए थे अपने परिवार के साथ। जम्मू के नागवनी इलाके में उनका घर है, मगर क्योंकि बच्चे स्कूल जाते थे और वो घर में माँ बाप के जो है अमन बेटे हैं, यहाँ पे अकेले बेटे, और यहाँ पे उनकी पत्नी के साथ वो जम्मू सिटी में ही एक रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते थे। और जैसे ही ये खबर उस इलाके में आई है, उसके बाद पूरा जो इलाका है उसमें शोक की लहर फैल गई, क्योंकि अमन बड़े बहादुर बेटे थे अपने परिवार के। और खासतौर पे अगर बात करूं तो आप खुद अंदाजा लगा सकेंगे कि इससे पहले वो 2 सरकारी नौकरियां छोड़कर जम्मू कश्मीर पुलिस में भर्ती हुए थे। और मैं आपको बताऊं अमन मेरे साथ पढ़े हुए हैं, तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा कि बहुत बहादुर थे और हमेशा से ही कहीं ना कहीं देश प्रेम का जज्बा उनके दिल में रहता था। और हमेशा कहते थे कि मैं कुछ जो है अलग करूंगा और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सेना या पुलिस में भर्ती हो जाऊं और जम्मू कश्मीर में खासतौर पे पोस्टिंग मेरी रहे। कल जब ये खबर आई, अपने आप में वो मौका बड़ा दुखद था और खासतौर पे उस परिवार पे इस वक्त काफी परेशानियां जो है एक साथ टूट पड़ी हैं, क्योंकि छोटा 5 साल का बेटा है उनका और उसके साथ उनकी जो तस्वीरें हैं उसे देखकर अपने आप में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद करीबी था वो अपने पापा के, मगर आज वो उनके बीच नहीं है। मगर कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का अभियान है वो रुका नहीं है। इसके अलावा एक जो एनकाउंटर जो कल गुरुग्राम में हुआ उसमें एक और शहादत जो है वो सेना के एक जवान करमवीर की हुई है, जो वहां पे ऑपरेशन में थे और उसी दौरान जो है वो भी आतंकियों की गोली का शिकार हुए थे। कल उन्हें भी जख्मी हो गए थे। अजय, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि लगातार जो इस तरीके के ऑपरेशंस चल रहे हैं, क्या ऐसी क्या कमी रह जा रही है कि हमारी तरफ कैजुअलिटी इतनी ज्यादा हो जा रही है? 3 आतंकवादी मारते हैं तो इधर भी हमारा भी नुकसान होता है। क्या ये छुपे हुए आतंकवादी हैं, इन्हें कोई सपोर्ट है, या ये अचानक जब सुरक्षा बल वहां पहुंचता है तो इनकी तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है? देखिए बिल्कुल ये जो इलाका है जहां पर ये आतंकी छुपे हुए थे, ये इलाका जो है वो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है। अब 2 चीजें जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों को भी देखनी होगी, क्या कि ये क्या एक ट्रैप है
आतंकियों का कि वो जानकारी, जो अपनी मौजूदगी की जानकारी वो सुरक्षा बलों तक पहुंचाते हैं और उसके बाद ऑपरेशन होता है और ये खुद इस तरह की अपनी प्लेसमेंट या कहूंगा कि अपनी तैनाती कर लेते हैं, अपनी मोर्चा संभाल लेते हैं कि जैसे ही वहां पर ये सुरक्षा बल पहुंचते हैं तो फायरिंग करके ये सब सीनियर ऑफिसर्स को ज्यादातर निशाना बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि कैजुअल्टी जवानों दोनों तरफ से होती है, मगर आप देखें तो पिछले 2-3 एनकाउंटर में जो पुलवामा हमले के बाद जो एनकाउंटर हुए हैं उसमें जो है मेजर जो है वो पहले एक शहादत हुई थी, सेना के एक मेजर की शहादत हुई थी, डीआईजी और कर्नल लेवल ब्रिगेडियर लेवल के ऑफिसर जख्मी हुए थे। इस भी एनकाउंटर में जो है एक डीएसपी जो है उनकी शहादत हुई है। इसके अलावा एक मेजर जख्मी है, एक सेना का जवान है, उनकी शहादत हुई है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा सुरक्षा बलों को भी ये क्या है, कोई एक ट्रैप के जरिए सुरक्षा बलों को जानकारी पहुंचाते हैं ताकि ये ज्यादा कैजुअल्टी कर सके, या फिर जो दूसरी एक वजह है वो यही है कि रिहायशी इलाकों में जहां ये रहते हैं वहां पर इनका जो लोकल सपोर्ट है वो इस तरह से उनको मदद करता है, इस तरह के घर में रहते हैं ताकि अगर इस घर में अगर घेरेबंदी हो सके तो वहां से निकलकर दूसरी लोकेशन में जाकर ये फायरिंग करें। तो ये सारी चीजें जो है पॉसिबिलिटी जरूर है दोनों में। मगर बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, भारत के चौतरफा दबाव से घबराया पाकिस्तान। गीदड़ भभकी के बाद शांति की अपील पर उतरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। इमरान खान ने बयान जारी कर भारत से अपील की है कि उन्हें शांति कायम करने के लिए एक और मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही इस बात का आश्वासन भी दिया है कि भारत अगर पुलवामा हमले पर कार्रवाई करने योग्य सबूत देता है तो वो अपनी बात पर कायम रहते हुए तत्काल उचित कार्रवाई करेंगे। तो अब शांति का मौका मांग रहा है पाकिस्तान। चौतरफा दबाव भारत ने बनाया है। कूटनीतिक दबाव की बात करें तो उसमें भी भारत सफल रहा है, व्यापारिक की बात करें तो व्यापार में भी, और हर तरह से इस समय दबाव में है पाकिस्तान। और जो अर्थव्यवस्था है पाकिस्तान की पहले ही बुरी हालत में है। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ता है तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी अंदाजे को देखते हुए, इसी डर को देखते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि शांति का एक मौका दिया जाना चाहिए। अगर भारत पुलवामा हमले पर हमसे कुछ चाहेगा, हमारा कोई सपोर्ट चाहेगा तो वो पाकिस्तान करेगा। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। सुमित, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब खुलकर खुद सामने आ गए हैं और कह रहे हैं कि शांति का एक मौका दिया जाना चाहिए। पहले ही इतने मौके दिए जा चुके हैं, क्या लगता है इनकी इस बात पर विश्वास करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से जब भी ये बात कही जाती है तो आप मान के चलिए कि पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये वर्बल एश्योरेंस होता है। शोभना, इससे पहले भी आपको याद होगा कि पठानकोट के बाद या उरी के बाद जब भारत ने कार्रवाई की थी या फिर लगातार इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया था, तब भी पाकिस्तान की तरफ से कई ऑर्गेनाइजेशन में, खासतौर पर आपको याद होगा कि जब पिछले साल जब था जो फाइनेंशियल टास्क फोर्स थी उसके सामने पाकिस्तान ने ये अश्योरेंस लिखित में भी दिया था कि वो इन टेररिस्ट एक्टिविटीज के खिलाफ, ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। शोभना, सुमित, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो पिछला इतिहास रहा है उसमें पाकिस्तान ने कभी कुछ किया नहीं, जितने भी सबूत इसे सौंपे गए, क्या माना जाए कि टाइम बाय करने की कोशिश पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कर रहे हैं कि किसी तरह ये जो इतनी इस समय टेंस सिचुएशन है ये टल जाए? भारत में चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद देखा जाएगा आगे। क्या इस एटीट्यूड के तहत प्रधानमंत्री इमरान खान बयानबाजी कर रहे हैं? देखिए शोभना, ना सिर्फ वो एक आई वॉश की तरह लगातार ये बयानबाजी कर रहे हैं। अगर आप उनके बयानों को देखें या फिर आप लगातार वो जिस तरीके से उत्सुकता से या फिर कितने डर के अंदर वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, वो अपने आप में दर्शा रही है कि नहीं, भारत में चुनाव होने का मसला नहीं है, बल्कि एक इंपॉर्टेंट मसला ये भी है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जिस तरीके से पाकिस्तान की किरकिरी होनी शुरू हुई है, जिस तरीके से इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे बनना शुरू हुआ है, उसी के बाद पाकिस्तान की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से ये एक वर्बल अश्योरेंस या फिर वर्बल कार्रवाई करते हुए, क्योंकि अब तक जो भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया वो सिर्फ मौखिक कार्रवाई के तौर पर कहा जा रहा है, लेकिन कोई ग्राउंड लेवल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ इस मौके को एक आई वॉश की तरह इस्तेमाल कर रहा है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद सुमित आपका इस जानकारी के लिए। और अब आपको सुनवा देते हैं कि पहले इमरान खान साहब ने क्या कहा था। इलेक्शन का साल है और हम समझते हैं कि इलेक्शन में ये बड़ी बूस्ट मिलेगी कि अगर पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा।
पाकिस्तान कोई और दूसरा रास्ता नहीं होगा रिटेलिएट करने के बगैर, जवाब देने के बगैर। और उसके बाद बात किधर जाती है? हम सब जानते हैं कि जंग शुरू करना आसान है, शुरू करना तो जंग तो इंसान के हाथ में होती है, लेकिन जंग खत्म करना इंसान के हाथ में नहीं होती। ये किधर जाएगी बात अल्लाह बेहतर जानता। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस समय की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने की भारत की कोशिशों में फ्रांस का साथ मिला है। फ्रांस सरकार के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में जैश-ए-मोहम्मद को प्रतिबंधित करने के लिए फ्रांस प्रस्ताव पेश करेगा। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ इस कूटनीतिक घात के बाद भारत और फ्रांस पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहे हैं। ऐसी खबर है कि जैश के सरगना मसूद अजहर के साथ साथ उसके भाई अब्दुल रऊफ असगर और अन्य जैश कमांडरों के खिलाफ भी ऐसा ही प्रस्ताव यूएन में पेश किया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह इस खबर पर जुड़ गए हैं। राकेश, भारत ने चौतरफा दबाव बना लिया है और अगर कूटनीतिक बात की जाए तो उसमें भी बड़ी सफलता फ्रांस के साथ मिल रही है भारत को। देखिए शोभना, साफ तौर पर जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद चौतरफा पाकिस्तान पर दबाव भारत बना रहा है और संयुक्त राष्ट्र संघ की बात किया जाए तो वहां पर फ्रांस की जिस तरह से मदद मिल रही है, पहले मौलाना मसूद अजहर जो कि जैश का मुखिया है और अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक जैश का जो ऑपरेशनल कमांडर है यानी मसूद अजहर का भाई रऊफ असगर के खिलाफ जो है फ्रांस जो है जल्द ही एक प्रस्ताव ला सकता है और इसको लेकर भारत सरकार की ओर से डोजियर तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप जानती हैं कि पठानकोट हमले का ये मास्टरमाइंड था और लगातार भारत के खिलाफ आग उगलता रहा है और जिस तरह से ये साफ तौर पर माना जाता है कि मौलाना मसूद अजहर का दाहिना हाथ है और कश्मीर में जो जैश का ऑपरेशन है उसको पूरी तौर पर कारगर रूप यही देता है और इसके सूत्र बता रहे हैं कि जल्द ही फ्रांस जो है एक डिटेल प्रस्ताव लेकर आएगा जिसमें मौलाना मसूद अजहर के साथ साथ रऊफ असगर के साथ दो कमांडर हैं, जैश के कमांडर जो कि पठानकोट में आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी फ्रांस राकेश, वो तो ठीक है कि फ्रांस जो है साथ दे रहा है, भारत का तमाम यूरोपियन कंट्रीज भी साथ दे रहे हैं, अमेरिका भी साथ खड़ा है, इंग्लैंड भी साथ खड़ा है, लेकिन चीन के लिए भारत की क्या रणनीति रहेगी? चीन ने साथ तो दिया है, पुलवामा आतंकवादी हमले पर निंदा प्रस्ताव में तो साथ आया है, लेकिन क्या मौलाना मसूद अजहर के मामले पर भी साथ आएगा या फिर एक बार वीटो? देखिए सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं। जो अगर सरकारी सूत्रों की माने, जो टॉप सोर्सेज हैं सरकार के, उनका ये मानना है कि ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि जब फ्रांस की ओर से प्रस्ताव आएगा तो आखिरकार चीन का रुख क्या रहता है। जहां तक बात रही पुलवामा हमले को लेकर तो चीन द्वारा निंदा जरूर की गई थी, लेकिन जब मौलाना मसूद अजहर का नाम आएगा, उसका भाई रऊफ असगर का नाम आएगा, साथ ही साथ जैश के दो और कमांडरों का जब प्रस्ताव में प्रतिबंध लगाने की बात आएगी तो क्या चीन समर्थन करेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।